नमस्कार, मैं अजीत तिवारी और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल ब्रेकिंग भारत लाइव और फेसबुक पेज 80 न्यूज़। आज हम मौजूद हैं गाजियाबाद के कौशाम्बी इलाके के एक छोटे से पार्क में। जस्ट इस पार्क के बगल में ही हमारे दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वो भी रहते हैं। और यहाँ पे हम किस लिए आए हैं वो भी हम अभी आपको बताने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में जो है वो बताया था कि निरीक्षण करेंगे कि आखिरकार बिहार के चुनाव में महागठबंधन की हार किन कुछ प्रमुख कारणों से हो गई हैं, और उसी के वजह से आज हम डिस्कस करने के लिए आए हैं। कौशाम्बी में ही रहने वाले हमारे परम मित्र और इस बिहार के जो चुनाव है उस पर अपनी तरफ से वो जितना भी एनालिसिस किया था उस पर चर्चा करने के लिए माननीय धर्मेंद्र सिंह जी का, तो मैं धर्मेंद्र सिंह जी को अपने वीडियो में आग्रह करूंगा कि वो आ जाएं। तो अब हमारे साथ मौजूद हैं हमारे धर्मेंद्र सिंह जी, हमारे परम मित्र हैं। और बिहार के जो राजनीति हुआ है, बिहार में जो चुनाव हुआ है उसके ऊपर में इन्होंने काफ़ी ही ज़्यादा इस पे निगाहें बनाए रखी थी, काफ़ी एनालिसिस किए हुए थे। तो इसलिए मुझे लगा कि इनसे मिलते हैं और बातें करते हैं कि आखिरकार बिहार में जो चुनावी समीकरण बिल्कुल ही चेंज हो गया, और जो कयास ये लगाया जा रहा था कि शायद महागठबंधन इस बार जीत सकती है लेकिन बुरी तरह से धराशायी हो गई, उसके ऊपर में इनकी एनालिसिस क्या कहती है, हम इनसे डायरेक्ट बात करते हैं। तो धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझे इस योग्य समझा, जो बताने का जो अनुभव है मेरा वो मैं आपको शेयर करूंगा। सबसे पहले आपके जो भी सब्सक्राइबर हैं या जो भी मतलब व्यूअर हैं उनको नमस्कार, और बिहार को जनता को बहुत बहुत बधाई जो एनडीए के ऊपर इतना मतलब विश्वास किया, इतना मतलब कि परसेंटेज से वोट देकर जो है ना बहुमत में नीतीश सरकार को लाने का प्रयास किया। आगे मैं आपको बताऊंगा कि मतलब कि मेरा जो अनुभव है कि किस वजह से वहाँ पे महागठबंधन पीछे हुआ, इस पे ध्यान देना चाहिए उन लोग को। मैं आपको एक रोकूंगा। आपने कहा कि जैसे अभी अभी आपने वीडियो में कहा कि एनडीए सरकार के आने के लिए मैं बधाऊं, तो आपको क्या पहले से ही अनुमान था कि एनडीए फिर से आने वाली है? बिल्कुल। जो इन लोगों ने गलतियां की थी, महागठबंधन के जो भी थे नेता, मान लीजिए राहुल गांधी जी माननीय और ये तेजस्वी यादव जी, ये लोग जो गलतियां किए थे इस वजह से पूर्ण आभास था कि मतलब कि एनडीए आएगी, एनडीए ही आने वाली है। हाँ, पहले से लेकिन इतना आभास नहीं था कि इतना मतलब अच्छा जो सीटें है वो चौंका दिया है आपको भी। कुछ ऐसी सीटें जो थी जैसे खेसारी लाल यादव हो गए, बहुत ऐसी सीटें हैं जो कि मतलब कि नहीं जाना था एनडीए के पक्ष में, जो भी गया वो गया है। लेकिन तो माना जाता है खेसारी लाल यादव जो लड़े हुए हैं वहां पे पहले से ही वहां पे बीजेपी का कब्जा रहा है, और लगभग 15 साल से उस सीट पे एनडीए के जो नेता है वो जीतते आए हैं। और कहा ये जा रहा है कि समीकरण में कि वहां पे ज्यादातर जो श्रवण जात हैं और बनिया कास्ट के लोग ज्यादा है जो बीजेपी को वोट करते हैं। तो वहां पे लोग बाग ये कह रहे हैं कि अनुमान ही नहीं था कि खेसारी लाल जीतेंगे। एक बस वो एक स्टार फेस होने के नाते उनके जो रैली है उनमें भारी भीड़ आ रही थी। आपको क्या लगता है? अगर खेसारी लाल यादव अपने तौर पे चुनाव वहाँ लड़े होते, मतलब अपना जो है कलाकार के तौर पे लड़े होते, अच्छा इंसान के तौर पे लड़े होते, अच्छा व्यक्तिगत लड़े होते, तो वहाँ निश्चित तौर पे उनका जीत तय था। तो कहाँ पे चूक कर दिया? वहाँ पे चूक सबसे बड़ी भूल उन्होंने ये किया कि उन्होंने बोला था कि अयोध्या में जो राम मंदिर बना है वहाँ पे राम मंदिर के जगह हॉस्पिटल बनाए, ये कॉलेज बनाए, या ये इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए। सनातनों पे ही डायरेक्ट जो उन्होंने हिंदू जो है, हिंदू वासी है, सनातन धर्मी है, उनके ऊपर डायरेक्ट जो है ना राम के ऊपर, राम मंदिर के ऊपर जो अपना बयान दिए ना, सबसे ज्यादा वोट 7200 के आसपास, लगभग 7600 वोट से हारे हैं, जो कि ये कोई मायने नहीं रखता है उस कलाकार के लिए जो जिस स्तर पे है वो, ये कुछ मायने नहीं रखता है। लेकिन केवल एक टिप्पणी उनको ले डूबा।
अच्छा, खेसारी लाल को हटाते हैं, हम बाहर हटाते हैं खेसारी लाल। पर्सनली अपने तौर पे लड़े होते हैं, अपने मुद्दा को उठाते, वहाँ विकास के मुद्दा उठाते, कोई उनको हरा ही नहीं सकता था। अच्छा, आपका ऐसा मानना है। हाँ। अच्छा, एक चीज और, तो यहाँ पे तेजस्वी यादव ने क्या ऐसी गड़बड़ी करी कि मतलब वो सीधे पिछली बार सबसे बड़ी पार्टी थे वो, हाँ। जब चुनाव लड़े थे, हाँ। और इस बार वो मतलब 40 छोड़िए 35 भी पार कर नहीं पाए, तो इसमें तेजस्वी यादव की कहाँ पे चूक हो गई? तेजस्वी यादव का जो है, मेरे अनुभव के अनुसार जो सबसे बड़ा चूक हुआ है, सबसे पहला चीज तो उनके परिवार का फुटमत। जो परिवार में जो तेज प्रताप यादव जी ने महुआ से चुनाव लड़ा, उनका भी प्रत्याशी वहां रहा, तो अपना परिवार नहीं चला सके। उनकी बहन भी जो थी मनीषा लास्ट में उन्होंने भी टिप्पणी कर दिया। तो उन्होंने भी टिप्पणी किया, वहां से इनका परिवार बिखरा। तो जनता के नजर में ये लगा कि ये अपना जो परिवार नहीं चला सकता है, वो राज्य कैसे चलाएगा। पहला फर्स्ट स्टेप ये था। दूसरा ये था कि महागठबंधन में जो है राहुल गांधी और इनके बीच जो मनमुटाव जो हुआ सीट शेयरिंग के लेकर, बहुत ऐसा सीट ऐसा रहा जहाँ दोनों लोगों का प्रत्याशी रहा। तो जब मान लीजिए दो लोग मिलकर हम अगर सरकार की एक घर चलाने की बात हो तो उसमें राय विमर्श जरूरी होता है। तो एक राज्य का या देश का सरकार आप चलाने की बात कर रहे हैं, वहाँ जब आप ही दोनों लोग में फुटमत है तो कैसे जनता आप कहा ये जा रहा था, अभी निकल के आ रहा है कि जो डेटा आ रहा है, जो बातचीत आ रही है अब, कि जो मुख्यमंत्री उनको चुना गया जब महागठबंधन के तौर पे, तो सचिन पायलट जल्दी हामी नहीं भर रहे थे, जिसकी वजह से ये लेट होता चला गया। सबसे बड़ी चीज कि खुद अपने आप को बड़ा चेहरा करना, बिना, जैसे महागठबंधन में आप है 5 लोग हैं, बिना 5 लोगों के राय विमर्श को अपने को बड़ा चेहरा कर देना, ताकि मैं तो ही ये तो फिर परिवारवाद वाला बात हो गया। ये मैं तेजस्वी की बात कर रहा हूँ, अभी मुकेश सहनी पे मैं आऊंगा। अच्छा। तो पहले अपने आप को सीएम का चेहरा तय कर देना। आरजेडी में बहुत ऐसे नेता हैं, सबसे सलाह लेते हैं, ना वोटिंग कराए आप किसी से, ना सलाह लिए, डायरेक्ट आप अपने को बड़ा, आपको हम हो गया कि जो है वो मैं ही हूँ, आरजेडी का मैं ही हूँ, ऐसा नहीं कर। चुनाव के बाद ये घोषणा कर सकते थे, कोई नहीं। नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में पीएम बने तो उनको चेहरा बनाया गया था, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था 2017 में हुआ था, तो 17 में योगी आदित्यनाथ कोई चेहरा नहीं था, बिना चेहरा के प्रदेश में बीजेपी तो आप बाद में भी घोषणा कर सकते थे कि सीएम हम बने। जैसे अभी तक घोषणा नहीं हो पाया है कि सीएम एनडीए का कौन होगा, एनडीए का कौन होगा। तो आप सबसे पहली चूक वहाँ किए। अच्छा, जनता को लगा कि आप क्यों अपनापन क्यों दिखा रहे हैं, ये तो परिवारवाद पे, फिर जो बीजेपी चाह रही है वही गलती आप कर रहे हो। बीजेपी तो यही आपको अपमान करने के लिए लगा रही है, आप पे आरोप कि ये परिवारवाद चल रहा है, और वही आप स्पष्ट दिखा रहे हैं कि नहीं हम सीएम बनेंगे। दूसरी, ये अब हम चलते हैं उन पे, मुकेश सहनी पे। मुकेश सहनी वो घोषणा के पहले ही बोल रहे थे कि हम ड्यूटी सीएम बनेगा, एक भी सीट नहीं आया, आपका एक भी सीट नहीं आया। ये तो नहीं आया, ये बाद की बात है, पहले भी आपका सीट भी आया है तो 2, 4, 5 आया है, और आप किस तौर पे आप ड्यूटी सीएम साबित कर रहे हैं। यानी कांग्रेस कुछ नहीं है। कांग्रेस जो पिछली बार के चुनाव में 20 और उसके पिछले में 40 के आसपास में थी, तो वो उतना सीट जीतने वाली कांग्रेस यानी दरकिनार कर रहे हैं। जो केंद्र में भी भारी है पार्टी, उसको आप दरकिनार, जो मतलब यहाँ पे ये था ना महागठबंधन के में जो था वो कि मतलब कि जो जिसको पद चाहिए वो ले लो, अपने आप घोषणा कर दो। ये तो बचपन में जैसे नहीं खेलता है चोर सिपाही का गेम की मैं ये बन गया आप ये बन जाओ, आप ये बन जाओ, ऐसी इन लोग का राजनीतिक तरीका, इससे कौन विश्वास करेगा। एक चीज और धर्मेंद्र जी मुझे पूछना था कि जाति समीकरण कितना इफेक्ट, क्योंकि इस बार जो तेजस्वी यादव ने सीट दिया है वो अपने आप को ना
उनके ऊपर ब्लेम लगता है, जैसे अभी आप अभी भी लगा रहे हैं परिवारवाद का, तो ये ब्लेम शुरू से लगता है। तो इस बार वो जाति से थोड़ा हटके भी सीट कई जगह दिया था। इस बार काफी ऐसे सीटें हैं जहाँ पे यादव बहुल क्षेत्र रहते हुए भी वहाँ पे यादव को सीट नहीं दिया। तो इस पे आपकी क्या गणना करते हैं? इस पे ये था ना कि तेजस्वी यादव में कोई खास गलती नहीं थी, लेकिन जो उनके गठबंधन के या उनके प्रत्याशी जो थे ऐसी ऐसी टिप्पणी कर रहे थे जातिवाद पे। जैसे ये मांझी का प्रत्याशी को ले लो, सत्येंद्र यादव को, कुछ दिन पहले का बयान है कि वो स्वर्ण जाति को बोल रहे थे कि उन्होंने जो है अंग्रेजों का और वो मुगलों का पैर दबाकर धन इकट्ठा किए, प्रॉपर्टी अपने नाम कराए। अच्छा। ऐसे ऐसे बयान देकर स्वर्ण जाति का वोट बिल्कुल भटकाने का प्रयास किया गया। बिल्कुल वोट भटकाने का प्रयास किया गया। इस के वजह से ये असर पड़ा इनके चुनाव पे कि स्वर्ण जाति जो था ना उनको अंदर एक डर पैदा हो गया, जो कि जो पहले चुनाव से आप जैसे ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं तो चुनाव जीतने के बाद आप क्या करेंगे ये भी थोड़ा सा जो तो तेजस्वी यादव से ज्यादा उनके जो मतलब कि प्रत्याशी थे या कार्यकर्ता थे, वो जातिवाद का नारा हम ये है यादववाद, मतलब कि इस टाइप के टिप्पणी मतलब देकर पहले जो से है इनको ना, ऐसा लगने लगा था कि हम इस बार सरकार में आने हम वाले हैं। सरकार में आ रहे हैं तो हम ये लोग कर देंगे, भाग वो गए कर पहले देंगे। ही और भाग। स्वर्ण जाति जैसे छत्री हो गए, ब्राह्मण, भूमियार हो गए, इन पे गलत गलत टिप्पणियां करके ये माहौल खराब करने का प्रयास किया गया। तो ये इनको हराने वाला जो है ना इनके जाति के ही लोग हैं। अच्छा, एक चीज और कांग्रेस के ऊपर में आरोप लग रहा है कि दिल्ली में रह करके बिहार की राजनीति नहीं हो पाएगी। कह रहे हैं कि जो SIR वाला मुद्दा था वो बड़ा बढ़ चढ़ के उठाया राहुल गांधी ने। वोट चोरी का भी मुद्दा बहुत बढ़ चढ़ के उठाया, लेकिन ये मुद्दा 4 दिन चला और फिर दिल्ली लौट गए और उसके बाद गायब हो गए राहुल गांधी अचानक से चुनाव से। फिर उसके बाद SIR वाला मुद्दा उठाया और फिर कुछ दिनों के लिए गायब हो गए और अब कहाँ है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और दूसरी तरफ जो पार्टियां हैं, NDA की पार्टियां हैं, वो जाके बिहार में रह रही है, जो भी चीज वो पकड़ा है उसको छोड़ने वाले नहीं है, वो छोड़ नहीं रहे हैं और ये लोग पकड़ पकड़ के छोड़ रहे हैं। तो ये भी एक इफेक्ट हर का बन पाया है क्या? इसमें क्या है ना कि राहुल गांधी और तेजस्वी का जो है ना ये कभी भी जो है ना बन ही नहीं पाया है। इन लोग का लेवल जो होना चाहिए बिहार चुनाव में जिस स्तर पे इन लोग को प्रचार करना चाहिए या घोषणा पत्र जारी करना चाहिए, ऐसा कुछ बना ही नहीं है। कभी भी कांग्रेस का जो ये राहुल गांधी हुए, मल्लिकार्जुन खड़गे हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन्होंने कभी तेजस्वी यादव को CM पद के लिए ये कभी दावेदारी ठोके ही नहीं कि मतलब कि ये CM पद का, ये अपने आप से कर दिए। दूसरी चीज, राहुल गांधी कभी भी बिहार में एक्टिव नहीं दिखे। ये बिहार चुनाव जो हुआ विधानसभा का, इसमें कभी एक्टिव नहीं दिखे। इसका ये मतलब था ना कि इन लोगों के बीच में मनमुटाव चल रहा था स्टार्टिंग से ही। इसका जो है ना जनता पे असर पड़ा। पब्लिक को ये लगा कि ये जो भी चल रहा है ना इन लोग का ऐसे ही चुनाव तो एक चीज और, समय काफी हो गया है, मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा कि महागठबंधन, लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन है, तो इस महागठबंधन में यदि हम NDA की जो पार्टियां 4-5 पार्टी छोड़ा दे तो उसके अंतर्गत जितनी भी भारत में पार्टियां हैं वो सब महागठबंधन की हिस्सा है। लेकिन बिहार में सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव, कांग्रेस और थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव वहां पे प्रचार प्रसार करने के लिए गए। इसके अलावा कोई महागठबंधन के नेता जो है वो प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं आया। ना ही कलकत्ता से कोई आया, ना ही मुंबई से, महाराष्ट्र से कोई आया। तो ये केवल नाम का महागठबंधन है, लोग समझ गए हैं क्या? हाँ बिल्कुल, लोग समझ गए हैं ये कि मतलब कि अब देखिए जैसे राज्य में चुनाव हो रहा है उसका अलग इन लोग का माहौल हो रहा है, केंद्र में हो रहा है उसका अलग माहौल हो रहा है, वापस में ही लड़ जा रहे हैं ये लोग बार बार। कोई किसी का मतलब सपोर्ट करने के, बस इन लोग का एक ये टारगेट है ना कि NDA को हटाना है। लेकिन किस तौर पे, इन लोग के पास कोई क्रियाकलाप इन लोग के पास है ही नहीं, कोई एनालिसिस डाटा भी नहीं है कि किस तौर पे हम हरा सकते हैं। बस जो मुंह में आया बोल दो, हम महागठबंधन के साथ हैं, इनके साथ है, इनके साथ, लेकिन कोई इन लोग का एनालिसिस डाटा है ही नहीं कि किस तौर पे हम हरा है इनको। इनका मतलब वोट चोरी का मुद्दा और ये सब मुद्दा टोटल फ्लॉप कुछ भी नहीं है, कुछ भी
भी बोल देना, इस टाइप का ये है। ओरिजिनल क्या मुद्दा है? सबसे बड़ी इन लोग का कारण हार का जो है ना, लोकसभा हो या विधानसभा किसी राज्य में, इन लोग का जो है ना सनातन धर्म का अपमान करना, सबसे बड़ा जातिवाद, ये सबसे बड़ा मुख्य इन लोग के ऊपर जो है ना कारण इस पे रहा ध्यान देने का जरूरत है। कुछ परसेंट वोट मुस्लिम का पाने के लिए ये लोग बिल्कुल सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं हर जगह। कहीं टोपियां पहनना, कहीं मंदिर पे को अपमान करना, कहीं सनातनी धर्म का त्योहार को अपमान करना, इस टाइप का ये टिप्पणी कोई ना कुछ कोई समय पहले दिवाली पे भी जो ये हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो समाजवादी पार्टी के हैं अखिलेश यादव जी, उनका भी टिप्पणी आया था। उनका भी आया था। तो ये इन लोग का सबसे बड़ा जो है ना निगेटिव पॉइंट है। यहाँ से आप मान के चलिए कुछ परसेंट वोट के लिए आप पूरा हिंदू बहुमूल्य राष्ट्र को आप मान कर रहे हो सनातन धर्म को, कहाँ से आप सत्ता में आ पाएंगे? कभी भी नहीं आ पाएंगे। मुख्य कारण इन लोग का यही है। तो दूसरा चीज तो संजस्वी का एक और पॉइंट है, इनका निगेटिव पॉइंट, जो इनका पिताजी हैं माननीय लालू प्रसाद यादव जी, जो उन्होंने 20 साल पहले जो जंगल राज करके गए हैं, जो कि मतलब कि रोड पे चलना मुश्किल, उस चीज को ये दरकिनार कर रहे हैं। इस पे स्पष्टता से उनको देना चाहिए, बयान देना चाहिए। और इसी पे नरेंद्र मोदी ने पकड़ लिया था। पूरा चुनाव इसी पे गोलीकांड तक का जिक्र कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने, और पूरा भाषण में उनका यही चलता रहा। कुछ नहीं बोल रहे हो, आज भी आप वही MOI का समीकरण लेकर चल रहे हो। आप अपने अखिलेश यादव भी गए वहाँ पे, तो PDA का लेके एक बैनर निकल गया, PDA वाला वही है। तो मुख्य वजह हार का बिहार का कारण यही 3-4 मुद्दा है। एक तो जातिवाद, दूसरा ये जो बयानबाजी सनातनवादी वाले जो हो गया, विकास के तौर पे ऐसा आप मतलब कि अपने घोषणा पत्र में जारी कर रहे हैं जो संभव ही नहीं है। आम आदमी भी समझ रहे हैं कि ये संभव नहीं है। यानी कि झूठा आप लालच दे रहे हो कि हर परिवार में कहाँ से दे सकते हो? आपका बजट ही नहीं है उतना। धर्मेंद्र जी, हमारा समय काफी ओवर हो गया है। तो बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे लिए ये बेशकीमती समय जो है वो निकाला आपने। ये जो विपक्षी पार्टी है, इन लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। उस स्तर पे चलेंगे तभी जाकर हमारे देश का विकास हो सकता है। कोई भी सरकार रहे, लेकिन विपक्ष भी मजबूत होना जरूरी है। अगर विपक्ष मजबूत नहीं है ना, तो सत्ताधारी कोई भी गवर्नमेंट है। एक चीज और जाते जाते मैं पूछूंगा कि ये जो EVM का और वोट चोरी और SIR का ये जो मुद्दा आप उठा रहे हैं कि हमारा हार का जो जिम्मा है वो ज्ञानेश कुमार के ऊपर में फूटता है, ये कहाँ तक सही है? ये कुछ भी सही नहीं है। इसमें 2-4% सत्यता माना जा सकता है कुछ सीटों पे, लेकिन पूरी राज्य में या पूरे केंद्र में इस टाइप का ऐसा नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। चलिए, तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा। मिलाते रहेंगे आपको धर्मेंद्र जी से बेतौर एनालिसिस लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद। बहुत